में प्रदूषण हो, मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, तो प्रकृति हमें कैसे बताती है? कोई सिग्नल है? हाँ बिल्कुल है। लाइकेन? लाइकेन। हाँ लाइकेन इसमें बड़े काम के हैं। हाँ। ये हवा के प्रदूषण और खासकर SO2 के लिए एक तरह के बायो इंडिकेटर हैं। मतलब जैविक सूचक। जहां हवा साफ नहीं, ये ठीक से पनपते नहीं। अच्छा, ये लाइकेन होते क्या हैं वैसे, और SO2 को लेके इतने सेंसिटिव क्यों? देखिए, लाइकेन कोई एक जीव नहीं है। ये असल में शैवाल मतलब एल्गी और कवक यानी फंगस के बीच का एक सहजीवी रिश्ता है। सिम्बायोटिक। हाँ, सिम्बायोटिक। दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, और इनकी खास बनावट ही इन्हें SO2 जैसे प्रदूषकों के प्रति बहुत संवेदनशील बना देती है। इसीलिए ये अच्छे इंडिकेटर हैं। और कमाल की बात यह है कि ये बिल्कुल नंगी चट्टानों पर भी उग सकते हैं। अरे वाह! और ये जो लिटमस पेपर यूज होता है लैब में एसिड बेस्ड टेस्टिंग के लिए, उसका क्या, वो भी इनसे जुड़ा है? हाँ हाँ बिल्कुल। लिटमस डाई भी एक खास तरह के लाइकेन से ही निकाली जाती है। ये थैलोफाइटा समूह का है। अच्छा। अब पौधों की एक और खासियत देखते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो मिट्टी से धातुएं मतलब हैवी मेटल्स जमा कर लेते हैं अपने अंदर। हैवी मेटल्स जमा करने वाले पौधे ऐसा क्यों करते हैं वो? ये उनका एक तरह का अडेप्टेशन है, कह सकते हैं। खासकर उन मिट्टियों में जहां कोई मेटल ज्यादा हो, वो उसे सोख लेते हैं। जैसे एक पौधा है थैलेप्सी कैरोलिनेसिस, ये जिंक जमा करता है, और एक है साइकोट्रिया डोर्रे, ये निकल जमा करने के लिए जाना जाता है। कमाल है। ये तो शायद मिट्टी साफ करने में भी काम आ सकते हैं। बिल्कुल, भविष्य में इस पर काफी काम हो सकता है। ठीक है, पौधों के इन अनुकूलनों से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छोटे जीवों की, सूक्ष्म जीव और कवक। हमारी पृथ्वी पर जो इतनी ऑक्सीजन है, इसका ज्यादातर क्रेडिट किसे जाता है? क्या ये बड़े बड़े पेड़ ही हैं? नहीं, ये एक आम धारणा है। लेकिन असलियत यह है कि समुद्र और पानी में रहने वाले शैवाल यानी एल्गी फोटोसिंथेसिस के जरिए पृथ्वी की ज्यादातर ऑक्सीजन बनाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी बात है। हाँ। और क्या कोई ऐसा जीव है जो सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में बदलने में सबसे एफिशिएंट हो? हाँ, इसमें क्लोरेला का नाम आता है। ये एक हरा शैवाल है। इसे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में बहुत कुशल माना जाता है। शैवाल वैसे बहुत तरह के होते हैं। आपको पता है, कभी कभी पहाड़ों पर लाल बर्फ दिखती है। हाँ, सुना तो है। उसका कारण भी एक हरा शैवाल ही है, क्लैमिडोमोनास निवालिस। दिलचस्प। स्पाइरोगायरा भी शैवाल है ना? और मशरूम जो हम खाते हैं, वो क्या है, पौधा? हाँ, स्पाइरोगायरा भी कॉमन शैवाल है। और मशरूम वो कवक है, फंगस। कवक अपना खाना मरे हुए या सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। इन्हें सैप्रोफाइट कहते हैं। यीस्ट मतलब खमीर, वो भी फंगस ही है। अच्छा, तो यीस्ट और मशरूम दोनों फंगस। इनमें क्या खास बात है पौधों के मुकाबले? इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, धूप से खाना नहीं बना सकते। और हाँ, फंगस की दुनिया में कुछ बहुत जहरीले भी होते हैं, जैसे अमेनिटा फेलॉइड्स। इसे डेथ कैप भी कहते हैं, बहुत खतरनाक है। बाप रे। अच्छा, यीस्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? ब्रेड में तो होता है। हाँ, बेकरी में ब्रेड फुलाने के लिए, और शराब उद्योग में अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया है फर्मेंटेशन, उसमें यीस्ट का बड़ा रोल है, खासकर सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। इसे बेकर यीस्ट भी कहते हैं। और वो ताड़ी? हाँ, दक्षिण भारत में ताड़ी बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और यही नहीं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं हैं स्टैटिन। हाँ, स्टैटिन। उनका स्रोत भी एक यीस्ट ही है, मोनस्कस परप्यूरियस। तो बैक्टीरिया, माइक्रोएल्गी, फंगस, इनका इंडस्ट्री में बहुत यूज है, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, खेती में। अगर हमें किसी जीव को लैब में उगाना हो, कल्चर करना हो, तो क्या बैक्टीरिया और फंगस आसानी से उग जाते हैं? वायरस का क्या? बैक्टीरिया और फंगस को तो आप लैब में पोषक माध्यम मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम देकर उगा सकते हैं। लेकिन वायरस वो अलग है। उनको अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक जीवित होस्ट सेल चाहिए। होस्ट सेल मतलब मेजबान कोशिका। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उन्हें लैब में उगाना ज्यादा मुश्किल होता है। और इनमें एंजाइम्स को लेकर भी कोई बड़ा फर्क है? एंजाइम्स जो बॉडी में रिएक्शन कराते हैं? हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर वायरस में अपने एंजाइम नहीं होते। कुछ रेट्रो वायरस हैं जिनमें होते हैं, पर आमतौर पर नहीं। जबकि लाइकेन, शैवाल, बैक्टीरिया, इनमें अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एंजाइम होते हैं। ठीक है, चलिए अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आगे बढ़ते हैं और पौधों की बड़ी दुनिया में आते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें फूस नहीं लगते। हाँ बिल्कुल, जैसे फर्न, इनमें फूल नहीं होते। ये बीजाणुओं मतलब स्पोर्स से प्रजनन करते हैं। एक नाम और आता है दिमाग में, एजोला। ये क्या है? एजोला ये एक छोटा सा पानी में तैरने वाला फर्न है, और ये बहुत खास है क्योंकि इसे धान के खेतों में बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर? हाँ, ये हवा की नाइट्रोजन को फिक्स करके मिट्टी में मिलाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। इसमें इसका एक पार्टनर साइनोबैक्टीरिया मदद करता है। अच्छा, अब उन पौधों पर आते हैं जिनसे लकड़ी मिलती है, जैसे पाइन या चीड़। ये कौन से ग्रुप में है? इन्हें कहते हैं जिम्नोस्पर्म। पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार, ये सब इसी में आते हैं। इनकी खासियत यह है कि इनके बीज फल के अंदर बंद नहीं होते, वो खुले होते हैं, जैसे पाइन कोन में देखे होंगे। हाँ हाँ, और इनसे बढ़िया लकड़ी मिलती है। बिल्कुल। एक नाम आता है चिलगोजा, वो भी शायद ऐसे ही किसी पेड़ से मिलता है। हाँ, चिलगोजा जो है वो पाइनस गिराडियाना नाम के पाइन पेड़ के बीज हैं। ये भी जिम्नोस्पर्म है, हिमालय में मिलता है।
जिम्नोस्पर्म में कुछ बहुत पुराने पौधे भी शामिल हैं, जैसे जिंगो को। झिंगों को। हाँ, इसे लिविंग फॉसिल यानी जीवित जीवाश्म भी कहते हैं, क्योंकि ये लाखों सालों में ज्यादा बदला नहीं है। अरे वाह। और दुनिया का सबसे लंबा पेड़ वो कौन सा है? वो भी एक जिम्नोस्पर्म ही है, सिक्वोया। खासकर सिक्वोया सेम्परविरेंस, जिसे कोस्ट रेडवुड कहते हैं। बहुत ऊंचे होते हैं ये। अविश्वसनीय। अच्छा, कुछ पौधे कीड़े भी खाते हैं, ये कहाँ मिलते हैं और क्यों करते हैं ऐसा? हाँ, कीटभक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये ऐसी जगहों पर उगते हैं जहां मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी। हाँ, तो अपनी नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए ये कीड़ों को पकड़कर उन्हें पचा लेते हैं। ये उनका एक खास अडेप्टेशन है। कमाल का तरीका है। अच्छा, रबर का पौधा अपना खाना कैसे बनाता है? क्या वो अलग है? नहीं, वो भी बाकी हरे पौधों की तरह ही। जानकारी तो यही है कि वो फोटोसिंथेसिस से ही अपना भोजन बनाता है। सूरज की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी से। ठीक है। एक कपड़े का नाम सुना था, टापा कपड़ा। ये किससे बनता है? टापा कपड़ा ये मोरेसी फैमिली के कुछ पेड़ जैसे शहतूत या अंजीर कुल के पेड़, उनकी अंदरूनी छाल से बनता है। पैसिफिक आइलैंड्स की एक पारंपरिक कला है ये। अच्छा, और जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ये किस पौधे का नाम है? ये नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा का। पलाश या ढाक भी कहते हैं इसे। जब इस पर वो चमकीले लाल नारंगी फूल खिलते हैं तो दूर से लगता है जैसे जंगल में आग लगी हो। हाँ, देखा है मैंने, बहुत सुंदर लगते हैं। बिल्कुल। मटर का पौधा क्या है? पेड़, झाड़ी? मटर का पौधा एक शाक है, हर्ब, मतलब छोटा नर्म तने वाला पौधा जिसमें लकड़ी नहीं बनती। और अमरबेल, वो पीली पीली बेल जो पेड़ों पर लिपटी रहती है? अमरबेल, कस्कुटा, वो एक परजीवी पौधा है, बल्कि एक टोटल पैरासाइट एंजियोस्पर्म, मतलब वो अपना खाना बिल्कुल नहीं बनाता। जिस पौधे पर लिपटा है होस्ट प्लांट, उसी से सारा पोषण चूस लेता है। पूरी तरह दूसरे पर निर्भर। हाँ, पूरी तरह। चलिए अब फटाफट कुछ जरूरी बोटानिकल नाम्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। अफीम का पौधा। पापावर सोम्निफेरम। ठीक है। मैक्रोनी वाला गेहूं। ट्रिटिकम ड्यूरम। कुसुम, सैफ्लावर। कार्थामस टिंक्टोरियस। और हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। इटकस बेंगलेंसिस। तुलसी, घर घर में मिलती है। ऑसिमम सैंक्टिम, पवित्र तुलसी। इसके औषधीय गुण इसमें मौजूद फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स जैसे केमिकल्स की वजह से हैं। पालक। स्पिनाशिया ओलेरासिया। क्या पालक भी जंगली गोभी से ही बना है, जैसे ब्रोकली, फूल गोभी वगैरह? नहीं, जहां तक जानकारी है पालक का विकास जंगली गोभी से नहीं हुआ। हाँ, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये सब जंगली गोभी के ही अलग अलग रूप हैं जिन्हें इंसानों ने सिलेक्ट करके उगाया है। अच्छा, लहसुन में जो एक तेज गंध आती है, उसका कारण क्या है? वो सल्फर वाले यौगिकों के कारण है। इसमें मेन है एलिसिन और एलिल पॉलीसल्फाइड। एलिसिन के बारे में कहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर कम करने में भी कुछ मदद कर सकता है। और प्याज काटते वक्त आंखों से पानी क्यों आता है? इसकी क्या केमिस्ट्री है? हाँ, इसकी भी केमिस्ट्री है। जब प्याज काटते हैं तो उसकी सेल से एलिनिएज नाम का एंजाइम निकलता है। ये प्याज में मौजूद सल्फोक्साइड कंपाउंड्स पर काम करता है, जिससे सल्फोनिक एसिड बनता है। सल्फोनिक एसिड? हाँ, ये एसिड हवा में उड़कर जब आंखों तक पहुंचता है तो जलन करता है और आंसू आने लगते हैं। अच्छा, अगली बार याद रखूंगी। चलिए अब खेती से जुड़े कुछ पॉइंट्स। एक क्रॉप रोटेशन बताया गया है, मक्का, आलू, गन्ना, रटून फसल के साथ फिर मूंग। ये पूरा साइकिल कितने साल का है? इस जानकारी के हिसाब से ये 2 साल का, मतलब द्विवार्षिक फसल चक्र। क्रॉप रोटेशन मिट्टी के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल। आम की बात करें, नीलम और अल्फोंसो, इन दो वैरायटी के क्रॉस से कौन सी नई किस्म बनी है? इन दोनों के क्रॉस से रत्ना किस्म तैयार की गई है। ये मीडियम साइज की होती है और इसमें अल्फांजो वाली स्पंजी टिश्यू की प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, सूरजमुखी का तेल काफी चलता है, उसमें क्या खास है? सूरजमुखी का तेल विटामिन ई से भरपूर होता है और इससे कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मददगार माना जाता है। सेहत के लिए अच्छा है। सरसों के तेल में मिलावट की भी बात होती है, किस चीज की मिलावट का खतरा रहता है? हाँ, दुर्भाग्य से कभी कभी मुनाफे के लिए इसमें आर्गेमॉन तेल के बीज मिला दिए जाते हैं। आर्गेमॉन? हाँ, आर्गेमॉन का तेल सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे ड्रॉपसीज जैसी सीरियस बीमारी हो सकती है। ओह, ये तो खतरनाक है। केले से कितनी एनर्जी मिलती है? प्रति 100 ग्राम केले से करीब 116 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। ये कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है। और आखिर में मच्छर भगाने के लिए कोई नेचुरल चीज? हाँ, पायरेथ्रम का नाम आता है। ये एक गुलदाउदी जैसे फूलों से मिलता है, एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। कहते हैं कि सल्फर, नैप्था और पायरेथ्रम का धुआं मच्छरों को भगाने में कारगर है। अच्छा, तो ये थी जीव विज्ञान के कुछ अहम तथ्यों की एक बहुत ही तेज समीक्षा, खासकर उनके लिए जो परीक्षा की तैयारी के बिल्कुल